जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, रियो और उसकी टीम सेंट्रल बैंक में घुस जाते हैं और वहां के लोगों को बंधक बना लेते हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले उसे देखेंगे तो यह समझ में आएगा। अब हम देखते हैं नंबर 1 रियो और उसके 4 साथी बैंक की तिजोरी के अंदर थे। उनके पास बैंक का खाका था और उनकी योजना दीवार तोड़कर सुरंग के रास्ते भागने की थी। बैंक में 800 मिलियन यूरो रखे हुए थे, जो उनके लिए पूरी जिंदगी आराम से गुजारने के लिए काफी थी। ये पूरा हमला सिर्फ समय हासिल करने के लिए था, ताकि वे दीवार तोड़कर पैसे लेकर भाग सकें और किसी को उन पर शक न हो। मदार को रेडियो के जरिए पता चलता है कि 50 होस्टेज को रिहा कर दिया गया है और घायल और बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सुनकर मदार को एक आइडिया आता है। वह बर्नी के साथ अस्पताल के लिए निकल पड़ती है ताकि वहां से कुछ सबूत या सुराग मिल सके और हमलावरों के बारे में और जानकारी मिल सके। कमिश्नर पाको पहले से ही अस्पताल में मौजूद है। वह घायल होस्टेज से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि हमलावर एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुलाते थे। पाको एक पति पत्नी से बात करता है और एक बंदूक की फोटो दिखाकर उनसे पूछता है कि क्या उनके पास ऐसी बंदूकें थीं? पति कहता है नहीं, उनके पास ऐसी बंदूकें नहीं थी, उनके पास सेकंड हैंड बंदूकें थीं जो पुरानी लग रही। तब उसकी पत्नी कहती है लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, उन हमलावरों में से एक ने महंगे क्यूब सोल वाले जूते पहने हुए थे जबकि बाकी जूते घिसे हुए थे और वह आदमी बहुत सिगरेट पीता था। यह सब सुनकर पाको की नजर मदार पर पड़ती है जो कुछ सुराग खोजने वहां आया था। पाको उसके पास जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुरंत यहाँ से जाओ। मदार उससे बहस करता है और कहता है तुमने ही हमें यह बात छिपाने को कहा था, लेकिन अब यह खबर लीक हो गई है। क्या तुमने खुद लीक की? पाको हैरान हो जाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। लेकिन मदार को विश्वास नहीं होता और वह गुस्से में वहां से चली जाती। कमिश्नर पाको मदार को समझाते हैं और कहते हैं नहीं, मैंने यह खबर लीक नहीं की, मेरा विश्वास करो। इसके बाद वह मदार को एक नया सुराग देता है और कहता है यह सुराग फाइल से बाहर है। इसके अनुसार यह पूरा मामला चोरी का है, आतंकी हमला नहीं। सभी उच्च अधिकारी मिलकर लेफ्टिनेंट कर्नल से संपर्क करते हैं। उसे पूरी स्थिति बताई जाती है और बताया जाता है कि आतंकी उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल मना कर देता है और कहता है कि मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वह मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं रिहा होने को तैयार नहीं हूँ। जब यह बात नंबर 1 रियो को बताई जाती है तो वह गुस्से से भड़क उठता है। वह कहता है कि मैं देशद्रोहियों से बात नहीं करना चाहता और वह फोन काट देता है। कमिश्नर पाको कमांडर को सूचना देता है कि पूछताछ में पता चला है कि आतंकी 3 बड़े बैग लेकर बैंक में घुसे थे। अंदाजा है कि उन बैगों में कोई बड़ा बम हो सकता है। कमांडर जवाब देता है कि हमें बिना किसी को पता चले चुपके से ऊपर जाना होगा और उन्हें बड़ी आसानी से पकड़ना होगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन बैगों में बम नहीं बल्कि ड्रिल मशीनें थीं। आतंकवादी इन मशीनों का इस्तेमाल बैंक की दीवार तोड़कर 800 मिलियन यूरो चुराने के लिए कर रहे थे। हालांकि बैंक की दीवार इतनी मजबूत थी कि उनकी ड्रिल मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई। यह देखकर नंबर 1 रियो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह समझ जाता है कि उसका पूरा प्लान फेल हो गया है। यहाँ से निकलने का यही उसका आखिरी रास्ता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से बेबस है। वो एक तरह से फंस चुके थे। पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। इससे उनके साथी डर गए और उनमें आपस में मारपीट शुरू हो गई। ऐसे में नंबर 1 ने किसी तरह सभी को समझाया और कहा खुद पर भरोसा रखो, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कमिश्नर पाको, जो अपने जासूस के जरिए पता लगाता है कि इस हमले में बैंक का मालिक शामिल है। बैंक के अंदर रहते हुए नंबर 1 ने आई अथॉरिटी को फोन करके धमकी दी कि अब मेरा सब्र टूट रहा है, अगर जल्द ही विमान का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं सभी बंधकों को मार दूंगा और बैंक का सारा पैसा जला दूंगा। उसने आगे कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं बिल्डिंग को ही उड़ा दूंगा। इतना कहकर नंबर 1 ने फोन काट दिया। इसके बाद पीएम, कर्नल और सीएसआईडी के कर्नल मांग लोनो, जो अभी सिविल गार्ड के चीफ बने थे, इस मामले पर चर्चा करते हैं। कर्नल मांग लोनो ने पीएम को सलाह दी कि हम अभी गोलियां चलाकर अंदर नहीं जा सकते, इससे कई बेगुनाह लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। हमें उनकी शर्तें माननी होंगी और जब वो विमान से भागने की कोशिश करेंगे तभी हम हमला करके उन्हें खत्म कर देंगे। पीएम को यह प्लान पसंद आया। वहीं दूसरी तरफ कमिश्नर पाको ने उसी बार के मालिक को पकड़ लिया जिसका नाम ब्लड था। काफी पूछताछ के बाद भी ब्लड के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया तो उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन पुलिस ब्लड का पीछा करती रही। जांच के दौरान पाको को पता चलता है कि वो आदमी असली बार मालिक नहीं था। दरअसल मूवी की शुरुआत में जो बूढ़ा आदमी डॉक्यूमेंट फाइल के साथ दिखा था वही इस बार का असली मालिक था। उसके साथ 50 लोग रह गए थे। वह पहले एक सीक्रेट मिशन पर काम करता था। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो सीएसआईडी के संपर्क में है। कर्नल मैगेलन, जो सीएसआईडी का चीफ है, सीन में आता है और उस आदमी से वह फाइल ले लेता है जो उसने बैंक से चुराई थी। इसी बीच पैसल फोर्स बैंक की छत पर पहुंच चुकी थी। वहां 2 हमलावर मौजूद थे। फोर्स ने एक को मार गिराया और दूसरे को पकड़ लिया। गोलियों की आवाज सुनते ही बाकी हमलावर कपड़े बदलकर बंधकों के साथ हो गए ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसी बीच एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। रियो जब 15 साल का था तब से वह चोरी और बैंकों को लूटने में शामिल हो गया था। शुरुआत में उसे यह सब मजेदार लगा, लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया।
जेल के अंदर उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट कर्नल मैगेलन से होती है, जो उस समय सीएसआईडी का चीफ था। कर्नल मैगेलन रियो और उसके साथियों को एक टीम में बदल देता है और उन्हें अंडरकवर मिशन पर भेज देता है। इन मिशनों का मकसद अमीर लोगों के घरों में चोरी, डकैती और अपहरण करना था। ये मिशन उन लोगों के खिलाफ चलाए जाते थे जो कर्नल मैगेलन की बात नहीं मानते थे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर की जा सके और उन्हें झुकने पर मजबूर किया जा सके। इस पैसे का इस्तेमाल एक सीक्रेट एजेंसी चलाने में किया जाता था। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां रियो और बाकी लोग बंधकों के साथ भागने की कोशिश करते हैं। चेकिंग के दौरान रियो भाग जाता है, लेकिन उसके सभी साथी पकड़े जाते हैं। आखिरकार रियो भी अपने झूठ की वजह से पकड़ा जाता है। जेल में कमिश्नर पाको रियो से पूछताछ करता है। रियो, जो नंबर 1 है, बताता है कि उसका मकसद सिर्फ अपराधियों को छुड़ाना नहीं था, बल्कि असली निशाना वह दस्तावेज थे जो वे पहले ही चुरा चुके थे। इस मिशन का असली मकसद वही फाइल थी जिसे मैगेलन ने मंगवाया था। जो नक्शा उन्हें मिला था वह नकली था, लेकिन इससे पहले कि रियो फाइल का ब्यौरा बता पाता, कर्नल मैगेलन वहां पहुंच जाता है और पाको को छुट्टी पर भेज देता है ताकि वह उनके काम में दखल ना दे सके। मैगेलन रियो को धमकाता है और कहता है कि मेरा नाम इस खेल में नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपना बयान बदलना होगा। कर्नल मैगेलन रियो को धमकाता है और कहता है कि बैंक लूटने का आइडिया तुम्हारा था और यह सब तुमने पैसों के लिए किया। अगर तुम यह बात मान लोगे तो तुम्हें रास्ते से नहीं हटाया जाएगा। तुम्हारी बीवी और बच्चों की सारी जरूरतें सरकारी खाते से पूरी की जाएंगी। उधर कमिश्नर पाको यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उस फाइल में क्या है। वह मेजर के साथ उस पब में पहुंचे जहां उनकी मुलाकात पब के मालिक से हुई। यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने वह फाइल चुराई थी। धमकाने पर उस आदमी ने सच बता दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि इतनी बड़ी चोरी क्यों हुई। फाइल के लिए भुगतान किया गया था। दरअसल यह फाइल 4 साल पहले हुए एक आतंकवादी हमले की थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस फाइल की जानकारी के बदले में मंगलोद बनाया गया था। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि कमिश्नर पाको मेजर के पास आता है और कहता है कि मेरा तबादला हो गया है। वह उसे बताता है कि नंबर 1 यानी रियो को 38 साल की सजा सुनाई गई है। इसका मतलब यह था कि रियो ने मंगलोद की शर्तें मान ली थी। इसी के साथ यह इंटेंस और इमोशनल मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार मिलेंगे एक और शानदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कहानी जारी रहेगी।